हाय स्मार्ट पीपल, सो यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। इकोलॉजी यूनिट को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसका एक चैप्टर हम कवर कर भी चुके हैं। सेकंड चैप्टर पे आते हैं जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर से नीट एग्जामिनेशन में लगभग 2 से 3 सवाल आते हैं, है ना। तो चैप्टर हमें बड़े ध्यान से करना है क्योंकि पूरी इकोलॉजी का जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 5% है। मतलब 10 सवाल के आसपास, 10 से 12 सवाल जो हैं वो इस पर्टिकुलर यूनिट से बनते हैं। तो ये देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाती है और आसान भी है, स्कोरिंग है, आसानी से आप इसमें मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो सारे सवालों को ध्यान से करना है, क्या पता कौन सा सवाल बन के आ जाए, राइट। और सबसे पहला सवाल आपसे कह रहा है, आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। ऑल्दो इस सवाल का इस टॉपिक के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है अगेन, है ना, लेकिन स्टिल क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया हमें होना चाहिए इन सारी बातों का भी। और दिया हुआ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो ऑब्वियसली आना भी चाहिए हमें। तो भाई आपका जो ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील वो कंट्री है जिसके पास सबसे हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन दिस थिंग्स, ये आपके माइंड में पहले से बन चुका होगा कि यार किसी कंट्री के पास अगर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो वो कहाँ पे लाई करेगी। गिविंग यू 3 ऑप्शंस, फर्स्ट ट्रॉपिकल रीजन में, सेकंड टेम्परेट रीजन में या थर्ड आर्कटिक रीजन में। तो हम जानते हैं कि यार अगर हमारे पास ये ग्लोब है तो इस ग्लोब में ये क्या होता है, दिस इज इक्वेटर। और इक्वेटर से अगर आप 21 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट दिस पर्टिकुलर रीजन एज अ टेम्परेट रीजन। और ये तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाएगा, राइट। एंड एट द टॉप आपको क्या मिलेगा, आर्कटिक रीजन विच इज गोइंग टू बी पोल्स। ठीक है, ये हो जाएंगे पोल एंड या आर्कटिक। एंड इसके नीचे ही अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेम्परेट रीजन। और ये जो आपका पूरा रीजन बच गया, दिस होल रीजन इज गोइंग टू बी ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो ब्राज़ील जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही लाई करता है, दैट इज़ वाई इट हैज़ द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। साउथ अफ्रीका और रशिया जो हैं ये भी नंबर्स में आते हैं मगर ये लाइक टॉप पे नहीं है। बात की जाए अगर इंडिया की तो इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आता है। ऑल्दो इंडिया भी कैसा है, आपका ट्रॉपिकल रीजन में ही लाई करता है, लेकिन वो टॉप लिस्ट में से 7th नंबर पे आपका इंडिया आता है जो कि जिसके पास मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होगी। सो दैट्स अ करेक्ट आंसर। ज़्यादा कुछ खास डेटा है नहीं हमारे पास सवाल में, जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अगले सवाल पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कारण नहीं होता। ओके, तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहे हैं आपसे। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। क्या अगर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने से क्या वो पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो लॉस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है ना। एंड इफ़ यू लाइक प्रोबेबली नो तो यार यही सबसे बड़ा मेजर कारण होता है ना, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आप किसी पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पे वो स्पीशीज रहा करती थी उस एरिया को ख़त्म कर दो या उस एरिया को आप फ्रेगमेंट्स में बांट दो। जैसे देखा जाए तो पहले जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट था वो 12% के आसपास पूरा एरिया कवर करता था पूरे लैंड का, है ना। आई थिंक आई एम रॉन्ग, लाइक 6% के आसपास, 8 to 7% के आसपास। फिर क्या हुआ, अब उसमें से बाउंड्रीज़ को हम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हो गई है, कुछ सोयाबीन की खेती के लिए उसका यूज़ किया जाता है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो यार अब उसमें सिर्फ 6 या 5% लैंड ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से आप फ्रेगमेंटेशन कर रहे हो या उस पूरे एरिया को ही खत्म कर दे रहे हो। सो दीज कैन बी द रीजन्स एंड दीज आर द मेजर रीजन्स फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या होता है, सबसे घातक, है ना, सबसे तबाही वाला रीज़न क्या है, वो है आपका लॉस ऑफ हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन। ये आपको याद भी रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीशीज़। तो बिल्कुल यार एलियन स्पीशीज़ के आने की वजह से अगेन हैबिटेट का लॉस होता है। जैसे आपने एग्जांपल्स पढ़े होंगे, है ना, इकॉर्डिया हो गया, पार्थेनियम, है ना, कैरेट ग्रास जो होती है वो हो गया, लेंटारा। और आई कैन से सबसे फेमस एग्जाम्पल तो हम जानते हैं इकॉर्डिया। ठीक है, तो ये सब हम जानते हैं। बेसिकली ये क्या है, आपकी एलियन स्पीशीज़ है जो बाहर से आके उस नेटिव जगह की स्पीशीज़ को मतलब ख़त्म करना स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज एलियन स्पीशीज़। उसकी वजह से अगेन बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। कीपिंग द एनिमल्स जूलॉजिकल पार्क,
क्या इसकी वजह से आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा? नहीं, दिस इज़ नॉट द रीज़न जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, बल्कि ये तो एक तरीका है उनको प्रोटेक्ट करने का, है ना। द क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो हमारे पास होती हैं उसका हम क्या करते हैं, तो आपके पास जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जो हम रेड बुक डेटा में पढ़ते हैं, सबसे ऊपर क्या होती हैं आपकी एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, फिर आती हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, फिर आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हैं उनको हम जनरली जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह में रख लेते हैं, अपने अंडर ह्यूमन सर्विलेंस हम उनको रखते हैं ताकि उन स्पीशीज़ को स्टिल बचा के रखा जा सके, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्पीशीज़ नहीं है, कौन सी इनमें से एलियन स्पीशीज़ नहीं है इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो आपको पता है कि यार लेंटाना जो है, पार्थेनियम, है ना, पार्थेनियम लेंटाना, ये दोनों ही क्या है आपके पास, ये दोनों ही इंडिया की मतलब अगेन एलियन स्पीशीज़ है जो इंडिया में आके इन्होंने हमारी काफ़ी सारी स्पीशीज़ को ख़राब किया था, ठीक है। इकॉर्निया भी क्या है हमारे पास, इकॉर्निया भी हमारी मतलब कहीं बाहर से यूरोप से आई थी और इंडिया में आके इसने हमारी जो टेरर ऑफ बंगाल है वो क्रिएट किया था, ठीक है। इसके अलावा साइनोडॉन की बात करें तो साइनोडॉन जो है ना, जो कि आपका लॉन ग्रास होती है, ये आप कह सकते हो कि कोई इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ नहीं है, बाकी सब होती हैं इन तीनों के तीनों, ठीक है। सो दैट्स अ डेटा फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। आते हैं अगले सवाल पे, कह रहा है वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग विल यू फाइंड द पिचर प्लांट। पिचर प्लांट इन सब में से आपको कहाँ मिलेगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ द ऐसे स्पीशीज़ जो हम शायद फेमसली जानते हैं या हम बिल्कुल ही नहीं जानते, वो आपको जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में वहाँ मिल जाएंगी, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, राइट। तो सुंदरबन में मिलेगा या फिर आपके वेस्टर्न घाट में मिलेगा या थार डेजर्ट्स में तो एनी हाउ नहीं हो सकता, बचा कि आपके पास रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड द पिचर प्लांट। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का फीचर नहीं है, ठीक है। सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को, राइट। आते हैं इसके ऑप्शन पे, कह रहा है लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, अबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज, देन मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स या फिर मोस्टली लोकेटेड इन द पोलर रीजन्स। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में इनमें से कौन सा एरिया जो है ना वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं हो सकता। पहली बात, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पे आपको क्या मिलती है, एंडेमिक स्पीशीज़ मिलती है। क्या होती है एंडेमिक स्पीशीज़, ये वो स्पीशीज़ हैं जो आपको उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगी और दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी। सो एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ स्पीशीज़ अगर आपको मिल रही है ना और वो यूनिक है उस प्लेस के लिए कि वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी, इट इज़ कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशीज़। तो पहली बात तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट में आपको एंडेमिक स्पीशीज़ मिलती है और नंबर ऑफ स्पीशीज़ भी ज़्यादा होती है वहाँ पे, नंबर ऑफ स्पीशीज़ हाई मिलेंगी कहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में, ठीक है। शायद वो स्पीशीज़ मतलब यूनिक हो या ना हो, लेकिन वहाँ पे आपको काफ़ी नंबर ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी, इट इज़ कॉल्ड एज हॉटस्पॉट, ठीक है। अब अगर इस सवाल पे आते हैं तो हम कह सकते हैं कि यार लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़ आपको मिलती है हॉटस्पॉट में, बिल्कुल सही है। अबंडेंट स्पीशीज़ मिलती है, कौन सी वाली, एंडेमिक, ये भी सही है। मोस्टली लोकेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन, तो आपको पता है यार अगर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो वो ट्रॉपिकल रीजन में ही लाई करेगा, बिकॉज वहाँ पे सनलाइट हमेशा पड़ रही है, स्पीसिएशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हम पढ़ते हैं, राइट। बट पोलर एरिया में आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मिले, इसके होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको एज अ नोट पॉइंट में ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं, तो ये एक्सटिंक्शन की बात कर रहा है ना। तो ये हम इस चैप्टर में, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो यार बहुत ही ध्यान से इस बात को बार बार रिपीट किया जाता है ना। पहली बात, डोडो कहाँ पे, मतलब लाइक कहाँ से था और एक्सटिंक्ट हुआ है वो, या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ना। तो डोडो जो है ये आपका मॉरिशस से, राइट, मॉरिशस में मिलता था। क्वागा की बात की जाए तो क्वागा जो है ये आपका एक जीब्रा लाइक है, तो जीब्रा ये जो आपको अफ्रीका में मिलता था। थाइलसीन जो है ये आपकी टेस्मेनियन टाइगर होगा, टेस्मेनियन टाइगर कहाँ से मिलते हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया में। इसका डेटा हम एवोल्यूशन चैप्टर में भी जानते हैं। स्टेलर सी काउ जो है ये आपको रशिया से थी, और एक आपको पता है कि जो पिजन थे, है ना, पिजन्स, तो अमेरिका से पिजन्स भी थे। तो ये कुछ डेटा है, इनको आप मैच अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ यू गेट द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, व्हाट इज कॉमन टू फॉलोइंग प्लांट, निपेंथीस, साइलोटम, रिवोल्फिया वोमिटोरिया, एकॉनिटम। तो इन चारों की अगर बात की जाए ना तो देखो साइलोटम जो है ये आपका टेरिडोफाइट से बिलोंग करता है। रिवोल्फिया वोमिटेरिया क्या है, रिवोल्फिया वोमिटेरिया जो है ये हिमालयाज़ में पाया जाने वाला मेडिसिनल प्लांट है। इट्स अ मेडिसिनल प्लांट जो कहाँ मिलेगा आपको, हिमालयाज़ में मिलेगा, और इसको यूज़ किया जाता है अंडर द केसेस ऑफ हाइपरटेंशन,
और उसके अलावा इसको एज अ ट्रैंकुलाइजर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एज अ ट्रैंकुलाइजर इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इन सच कंडीशंस हम इसे प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। आते हैं सवाल पे वापस, तो बताओ इनमें से कॉमन बात क्या है। तो यार ये सारे के सारे प्लांट जो आप देख पा रहे हैं ना, दीज और प्लांट्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द ईस्टर्न हिमालयास, या फिर आप कह सकते हो दे आर प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, येस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये सब के सब इनमें से मोस्टली जो है आपके मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जैसे रिवॉल्फिया वोमिटोरिया जो है ना, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसका काफ़ी ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने की वजह से इनकी स्पीशीज़ बहुत कम हो गई है, ठीक है। सेम साइलोटम हो गया आपके पास, निबेंथीस हो गए और एकोनिटम हो गए, सारे के आपके पास वही प्लांट्स हैं जिनकी स्पीशीज़ अब ओवर एक्सप्लोशन की वजह से खत्म हो रही है। और ओवर एक्सप्लॉइटेशन का कारण क्या हो सकता है, हमारी नीड्स जब ग्रीड्स में कन्वर्ट हो जाए, है ना। जैसे आपको पता है कि यार आज से बहुत साल पहले ज़माने, मतलब जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उस टाइम पे तो जो हंटिंग वगैरह थी वो ठीक है, मतलब वो शौक में कर लेते थे, और उस टाइम पे एनिमल्स या स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी। बट आज के टाइम पे अगर कोई हंटिंग का सोच रहा है ना, तो यार वो ओबियसली सही नहीं है, राइट। बिकॉज वैसे ही हमारे पास हमने स्पीशीज़ की बैंड बजा रखी है, ऊपर से हमारा जो ग्लोब है, इकोसिस्टम है, उसकी हमने उसको कचरा कर रखा है। ऊपर से अगर आप स्पीशीज़ को मारना और स्टार्ट कर दोगे तो लाइक दिस इकोसिस्टम विल शट डाउन, ठीक है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है, आने वाली स्पीशीज़ जनरेशन हम ही लोग हैं, कि यार हम अपनी स्पीशीज़ को आने वाली जनरेशन को पास ऑन कर पाएँ, ये नहीं कि है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं, कह रहा है द वन हॉर्न राइनोसोरस इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी। वन हॉर्न राइनोसोर जो है ये कहाँ मिलेगा आपको, बंदीपुर में, कॉर्बेट पार्क में, या काजीरंगा, या फिर बितार कनिका। तो काजीरंगा में आपको वन हॉर्न राइनोसोर्स मिलते हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है भाई, काजीरंगा जो है कहाँ है बताओ। काजीरंगा जो है ये आपको मिलेगा, ये एक नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इंडिया में है ये, इंडिया में कौन सी जगह पे, नगांव, नगांव और गोलघाट, है ना। ये दोनों जगह कहाँ पे हैं, ये आपकी दोनों जगह असम में है। तो वहाँ बेसिकली आपको ये जो है ये वाला नेशनल पार्क मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा नेशनल पार्क जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज़ योर कॉर्बेट। कॉर्बेट जो था ये इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क था, या इवन है, ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये, और ये कहाँ पे है, ये आपका उत्तराखंड में है, नैनीताल, नैनीताल में है ये उत्तराखंड के अंदर। तीसरा वाला अगर आप देखेंगे, सो थर्ड भी है, दैट इज योर बंदीपुर, और चौथा कौन सा आपका, बितार। इसमें से ये दोनों ही जो है ना, ये लॉइन के लिए फेमस है, वहाँ पे काफ़ी सारे लॉइन्स आपको स्पीशीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो आपकी जो ये बंदीपुर है और ये जो है कौन सा, कॉर्बेट, दोनों ही लॉयंस के लिए, टाइगर्स के लिए फेमस है, ठीक है। और लास्ट वाला जो है बितार जो है, ये फेमस किसके लिए है, ये सॉल्टेड वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है, सॉल्टेड वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। और ये है कहाँ पे, तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है जो आपको चारों के चारों नेशनल पार्क का ध्यान रखना है, और क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। अगले सवाल पे आते हैं, अमंग द फॉलोइंग ग्रुप गिवन बिलो विच ऑफ वन हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़। किसके पास एंडेमिक स्पीशीज़ का हाईएस्ट परसेंटेज है, मतलब कौन सी स्पीशीज़ है जो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यार ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी, या फिर ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आती है। तो अगर हम उसकी बात करें तो डेटा हमारे पास क्या बोलता है, मैं तो उसको ऐसे याद रखता हूँ। अगर हम इनमें से बात करें सिंपली, तो हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन रेट का अगर आप वो निकालना चाहते हो, है ना, तो आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, कौन सा, BGMA, वेयर दिस B इज यू कैन से फॉर बर्ड्स, देन वी हैव जिम्नोस्पर्म, देन वी हैव मैमल्स, देन वी हैव एम्फीबियंस।
यू नो व्हाट इज़ BGM क्या होता है? बैकग्राउंड म्यूजिक, है ना? तो इट्स लाइक BGM और फिर A लगा दो। तो अगर इनका डेटा आपको याद करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो आप कह सकते हो 1 2 2 3 3 1 3 2। कैसे याद किया? 1 2 2 3 3 1 3 2। यहाँ तक याद कर लो पहले तो इसको, है ना? 1 2 2 3 3 1 और फिर एक बढ़ा दो 32। ठीक है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो यार एम्फीबियंस का सबसे ज़्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने का 32%। सबसे कम खतरा किसका है? बर्ड्स का सिर्फ 12%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस डेटा को आप याद कर सकते हैं। आते हैं अगले सवाल पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज है इंडिया की? सोचो। रिवॉल्फिया हो गया, या फिर साइकस, या सेंटेलम, सैडलवुड्स, साइकस, रिवॉल्फिया। तो रिवॉल्फिया और सैडलवुड्स दोनों ही कैसी हैं आपकी? तो तीसरी भी थर्ड वाली होगी। तो ऑल ऑफ दीज सारे के सारे की आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज है किसकी? इंडिया की। फाइन। अगला सवाल। विच इज कॉमन टू लेंटाना, इकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश? लेंटाना, इकॉर्निया और अफ्रीकन कैटफिश, है ना? तो आपको अगर आपको सीक्वेंस या याद करना है कि यार कौन कौन सी स्पीशीज एलियन स्पीशीज हैं, तो ऐसे याद रख लो PLAN और E से हो गया इकॉर्निया, P से हो गया पार्थेनियम, L से हो गया लेंटाना, A से हो गया अफ्रीकन कैट, है ना? और N को हटा दो, E लगा दो। ठीक है, PLAE विच इज यू कैन से पार्थेनियम, देन लेंटाना, देन आपका अफ्रीकन कैट्स हो गई, इकॉर्निया हो गई। ये सारी क्या आपकी एलियन स्पीशीज हैं। ठीक है, तो इन सब में कॉमन बात क्या है कि यार ये सारी की सारी जो है पहली बात तो एलियन स्पीशीज है। तो क्या ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है? हम तो चाहते हैं खत्म हो जाए, खत्म ही नहीं हो रही। ठीक है, तो इट्स लाइक दिस इज नॉट एन एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या ये कीस्टोन स्पीशीज है कि अगर ये नहीं होंगी तो इकोसिस्टम चल नहीं पाएगा? अरे ये हमारे इकोसिस्टम को खराब कर रही हैं बल्कि, है ना? तो ये हमें नहीं चाहिए। ये कोई कीस्टोन स्पीशीज भी नहीं होती है। क्या ये मैमल्स हैं? नहीं। और क्या ये ना तो थ्रेटन्ड है ना ही इंजीनियस स्पीशीज है? हाँ, ये हमारे नेटिव प्लेस इंडिया की स्पीशीज नहीं है और साथ में ये थ्रेटन्ड भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कैन से डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल। द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन्स वॉज ड्यू टू? तो पैसेंजर पिजन्स जो होते हैं इनका एक्सटिंक्शन क्यों हुआ था? इंक्रीज नंबर ऑफ पिडेटरी बर्ड्स। तो देखो पिडेटरी बर्ड्स जो होते हैं ना, अगर मान लो उनके शिकार का नंबर बढ़ जाए तो शिकार के नंबर बढ़ने से ना उनका एक्सटिंक्शन नहीं होता। इट्स लाइक अगर शेर ज़्यादा हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी डियर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, फिर तो शेर भी मर जाएंगे। तो इस बात का ख्याल तो शेर भी रखेगा ना, यार मैं सभी को ना खा जाऊँ, वरना तो मेरे लिए फिर आगे कुछ बचेगा ही नहीं। तो इट्स लाइक किसी प्रे की वजह से, है ना, वी कैन से जो शिकार है ना वो अपने शिकारी जो है वो अपने शिकार को कंप्लीटली एक्सटिंक्ट नहीं करता कभी भी, है ना? तो जो प्रीडेटर होगा, प्रीडेटर की वजह से प्रे की स्पीशीज कभी खत्म नहीं होगी। तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, उसकी वहाँ पे काफ़ी सारी प्रीडेटरी बर्ड्स हो गई थी, इस वजह से उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, ऐसा नहीं है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हुआ, ऑब्वियसली हम है ना, वी स्टूपिड ह्यूमंस, हम ही तो करते रहते हैं ये सब उलट पलट चीज़ें। ठीक है, नॉट अवेलेबल फॉर द फूड या बर्ड फ्लूड, नो, ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो एक्सटिंक्शन जनरली किसकी वजह से होता है? हमारे ह्यूमन के ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही है? पार्थेनियम एक एंडेमिक स्पीशीज है। सेकेंड, अफ्रीकन कैटफिश जो है वो नॉट अ थ्रेट टू इंजीनियस कैटफिश। स्टेलर सी काउ जो है वो एक एक्सटिंक्ट एनिमल है, या लेंटाना जो है वो पॉपुलरली कॉल्ड एज कैरेट ग्रास। तो बॉस सही आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर सी है। स्टेलर सी काउ जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। क्वागा, स्टेलर सी काउ, है ना? तो ये 2-3 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आज के टाइम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द ओनली करेक्ट आंसर। विच या अमॉन्ग द इकोसिस्टम मेंशन बिलो वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी? तो मैंग्रोव्स में, डेजर्ट्स में, कोरल रीफ्स में, या फिर आपके एल्पाइन मेडोज में। तो बस देखो ध्यान रखना है कि अगर हम टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं या ओशियन की बात कर रहे हैं, तो पहले तो डिसाइड करो कौन से इकोसिस्टम की बात कर रहे हो। ठीक है, कौन से इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हो? अगर कि आप बात कर रहे हो टेरेस्ट्रियल में, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी अमेज़न रेन फॉरेस्ट, या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, और अगर आप बात करोगे लीस्ट कहाँ मिलेगी, तो लीस्ट आपको मिलेगी डेजर्ट्स में। ठीक है, तो सबसे कम मिनिमम बायोडाइवर्सिटी,
और अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ओशन इकोसिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना, आपके जो कोरल रीफ्स होते हैं जिनका कलर अब पहले से काफ़ी चेंज हो चुका है ना, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय अस ओनली, तो ये जो कोरल रीफ्स हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, और सबसे कम बायोडाइवर्सिटी ओशन में कहाँ मिलेगी, बेंथिक रीजन में। ठीक है, बेंथिक रीजन में आपको सबसे कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। बेंथिक रीजन वो है एनसीईआरटी के हिसाब से जो कि पानी के लेयर से अगर आप 500 मीटर नीचे जाओगे ना, तो जहाँ पे कंप्लीटली डार्कनेस है, उसे कहते हैं बेंथिक रीजन। ठीक है, तो वहाँ आपको मिनिमम मिलेगा। तो आप बात कर सकते हैं कि यार सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, यहाँ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नॉन एज अ लंग्स ऑफ द प्लेनेट ऑफ अर्थ। तो आपको बताया 20% ऑक्सीजन हमारी इस दुनिया में कहाँ से आती है, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से आती है। तो वी कैन से अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को आप लंग्स कहते हैं, लंग्स ऑफ द प्लेनेट। इवन कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते भी हैं कि यार अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में ना आपको कैंसर का इलाज भी मिल सकता है, बस वक्त है तो यार हमारे जाके ढूंढने का। ठीक है, तो हमने अभी तक ढूंढा नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि यार कैंसर का जो प्रॉपर इलाज है वो आपको अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में मिल सकता है। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट काफ़ी सारी मेडिसिन प्रोवाइड करता है, 20% पूरी दुनिया की ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है, तो दैट इज वाई वी कॉल देम एज अ लंग्स ऑफ द प्लेनेट। ओके, अगला सवाल कह रहा है द एक्टिव केमिकल ड्रग रेजरपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो रेजरपाइन कहाँ से मिलता है, तो अगेन सेम रिवोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, पेपेवर जो है क्या देते हैं आपको, ये आपको ओपियम देता है, ओपियम, राइट, जो आपको पता है सिडेटिव्स की तरह इसको इस्तेमाल किया जाएगा। एट्रोपा जो है ये आपका हेलुसिनोजन है, हेलुसिनोजन इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, सेम धतूरा भी आपका हेलुसिनोजन इफेक्ट शो करेगा। और रही बात रिवोल्फिया वोमिटोरिया, वो आपको रेजरपाइन प्रोवाइड कराता है, और रेजरपाइन जो है ये एज अ मेडिसिनल इसकी क्वालिटी है कि इट इज़ एक्टिंग एज अ ट्रैंक्विलाइजर्स, जो कि हाइपरटेंशन वगैरह प्रॉब्लम्स में इसको हम यूज़ करने वाले हैं। गॉट इट, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक, बढ़े आगे। ठीक है, इट्स एक्चुअली हेलुसिनोजन। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट्स मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी। इनमें से कौन है जो ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी को लाइक यू नो एग्जिबिट करता है या दिखाता है। सबसे ज़्यादा किस में होंगी, तो अगर आप डेटा याद रखो तो यार हमने एनिमल्स का डेटा भी याद किया है और साथ में हमने प्लांट्स का डेटा भी याद किया है। तो अगर आप एनिमल्स में बात करो तो एनिमल्स में दो कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स और एक होते हैं वर्टिब्रेट्स। तो अगर मैं पहले इन्वर्टिब्रेट्स की बात करूँ तो इन्वर्टिब्रेट्स में कौन ज़्यादा है, सबसे पहले आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स मिलेंगे, इंसेक्ट से कम आपको अदर एनिमल्स मिलेंगे जो इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं, और फिर इनसे कम आपको मिलेंगे मोलस्क, और उनसे कम क्या मिलेंगे आपको, क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस। ओके, वहीं अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स के बारे में, तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा कौन होंगे आपके पास, सबसे ज़्यादा हमारे पास बर्ड्स होंगी, और आई कैन से फिशेज़ होंगी। फिशेज़ से कम हमारे पास बर्ड्स होंगी, बर्ड्स से कम हमारे पास रेप्टाइल्स होंगे, रेप्टाइल से कम आपके पास एम्फीबियंस, और उससे कम मैमल्स। ये तो हो गया भाई एनिमल्स का जो कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ अवेलेबल हैं उसका चार्ट। वहीं अगर हम बात करें प्लांट्स के बारे में, बिकॉज क्वेश्चन जो है वो प्लांट के बारे में, तो उसको भी देख लेते हैं। तो प्लांट्स की अगर बात की जाए तो यार प्लांट्स में सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, सबसे ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल हैं दैट इज़ योर एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म उनसे कम हमारे पास हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे कम एंजियोस्पर्म है, उनसे सबसे ज़्यादा एंजियोस्पर्म है, उससे कम हमारे पास फंगस है, उनसे कम हमारे पास एल्गी है, एल्गी से कम मॉसेस है, मॉसेस से कम हमारे पास फर्न्स हैं, और उनसे भी कम हमारे पास क्या है, लाइकन्स। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है किसके, प्लांट्स के बारे में। तो सबसे ज़्यादा कौन है, एंजियोस्पर्म, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ सेकंड ऑप्शन में दिया गया है जो कि है फंगस। तो फंगस सेकंड नंबर पे है हमारे पास, दिस इज द मोर स्पीशीज। ओके, अगले सवाल पे आ जाऊँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन रीजन्स एग्जिबिट द लेस सीजनल वेरिएशंस। तो ईयर टू ईयर लेस सीजनल वेरिएशंस कौन हमें शेयर करता है,
तो आपको पता है कि यार ट्रॉपिकल रीजन जो होगा, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन जो है वहाँ पे आपको वेरिएशंस कम मिलेंगी, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो जंगल है ना। एक बार बताओ, जैसे अब कोई जंगल जो है उसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो वेरी करती है कि नहीं करती? नहीं करती। जैसे अमेज़ॉन ने मान लो अगर पिछले साल, है ना, मान लो 2002 के अंदर अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट ने क्या किया, आप कह सकते हो कि अगर 100 किलो कैलोरीज मीटर स्क्वायर पर ईयर इतनी प्रोडक्टिविटी आपको दी है अगर, है ना, इतनी प्रोडक्टिविटी अगर दी है उसने, तो ऐसा नहीं है कि यार 2003 में ना वो एकदम से 10 या 1000 दे देगा, या मान लो सिर्फ 10 ही देगा, नहीं, वो इसी के आसपास देगा, 98 दे देगा, 97 दे देगा, ऐसा कुछ देगा। तो जो आपके ऐसे रीजन्स हैं ना, जैसे ऐसे फॉरेस्ट हैं, ऐसे ओशियंस हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में है, उनमें वेरिएशंस कम होती हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो ज़्यादा स्टेबल है ना। जहाँ ज़्यादा वेरिएशंस होंगी वो एनिमल्स वहाँ रहना पसंद करेंगे, या वेरिएशंस कम है वहाँ रहना पसंद करेंगे। जैसे डेजर्ट्स को देख लो, डेजर्ट्स में प्रोडक्टिविटी या स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो वहाँ वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से आपको स्पीशीज़ कम मिलेंगी। लेकिन जो आपके ये टेम्परेट या ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, वेरिएशंस कम मिलेंगी, इसकी वजह से वहाँ पे स्पीशीज़ ज़्यादा होती है, ठीक है। सो लेस सीजनल वेरिएशंस आपको यहाँ मिलेंगी, हर वक्त यहाँ पे गर्मी का माहौल ही रहता है। अगला सवाल कह रहा है द हिस्टोरिक कन्वेंशंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड्स इन द रियो डी जेनेरियो। तो भाई ये इसका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा है, द अर्थ समिट, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये CITs क्या होती हैं, तो सिटीज़ जो होती है ना, ये हैं आपकी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ स्पीशीज इन वाइल्ड फ्लोरा एंड फना, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली ध्यान रखती है कि यार जो फ्लोरा और फना है किसी एक पर्टिकुलर एरिया का, वहाँ पे स्पीशीज़ जो है ना वो ख़त्म ना हो, तो उनको एक्सटिंक्ट होने से, या आप कह सकते हो उनको कोई उठा के ना ले जाए, इस बात का ध्यान रखती है बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा MBA क्या होता है, MAB क्या है आपका, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये ध्यान रखता है कि यार जो आपका बायोस्फीयर है उसके बारे में सब चीज़ों को डेटा रखेगा ये, दिस इज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मगर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर B, ओके। अगला सवाल, व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक्स, इनमें से उन सब में से क्या कॉमन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। विट्रो मतलब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, मीन्स वी हैव टू वर्ड्स राइट, विवो एंड विट्रो। विवो मीन्स इनसाइड द बॉडी, विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, तो इट्स आउटसाइड। नेक्स्ट क्रायो प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो आउटसाइड, है ना, मतलब इसमें हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर ये भी हम लोग ही करते हैं, आर्टिफिशियली करते हैं, ठीक है। तो ये इन सेतु के एग्जांपल्स हैं या एक्स सेतु के एग्जांपल्स हैं। रिक्वायर्ड द अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड लार्ज स्पेस, या मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। तो क्या कह सकते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्स सेतु कंजर्वेशन, है ना। आप चीज़ों को वहीं पे प्रिजर्व ना करके आप उन्हें कहीं बाहर लेके आ रहे हो और वहाँ प्रिजर्व कर रहे हो। जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता है कि इसमें आप स्पर्म्स का या पोलन्स का बेसिकली आप प्रिजर्वेशन कर रहे हो, है ना, बट अपनी सर्विलियंस के अंदर और उनके एरिया में नहीं, कहीं बाहर लेबोरेटरी में। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, एंड शेयर वी कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, है ना। चैप्टर मैं अगेन वापस बोल रहा हूँ कि चैप्टर मुश्किल नहीं है, चैप्टर जो है ईजी है, बिकॉज इकोलॉजी के चैप्टर्स ना स्कोरिंग है और मुश्किल बिल्कुल नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि यार ये बाउंड्री के अंदर है आपकी, है ना। तो इट्स लाइक यू हैव NCERT इज़ द बाउंड्री फॉर यू। सम चैप्टर्स में क्या होता है कि यार थोड़ा थोड़ा हमें बाहर जाना पड़ता है चीज़ों को सीखने के लिए, है ना, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, या कई बार अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। मगर इकोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं ना NCERT के, इनके क्वेश्चन इन्हीं के लाइन से उठ के आएंगे, कोई डेटा आपको बाहर का नहीं मिलेगा, तो सारा डेटा आपको यहीं मिल जाएगा। तो यू हैव अ बाउंड्री, क्लियर कट बाउंड्री, जस्ट लर्न इट, स्कोर इट, ईजी टू स्कोर चैप्टर्स हैं, बस शर्त इतनी है कि यार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हल्का सा इन चैप्टर्स को एक बार रिव्यू मार लीजिए, जो डेटा लिखा हुआ है उसको अलग से स्टिक-ऑन्स पे लिख लो या उसकी नोट्स बना लो और याद करके क्वेश्चंस लगा लो, एंड दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर दीज 3 चैप्टर्स। कौन कौन से, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और 10 से 12 सवाल आपके ठीक हो जाएंगे, है ना। सो पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस, बाय बाय, टेक केयर।